प्लूटो सूर्य से इतना दूर है कि वहां हमारा सोलर सिस्टम खत्म हो जाता है और काइपर बेल्ट शुरू हो जाता है। यानी प्लूटो काइपर बेल्ट के अंदर है, तो वास्तव में ये इतना दूर है कि आजकल के आधुनिक टेलीस्कोप्स भी इसकी इमेजेस को सही से कैप्चर नहीं कर पाते। इनफैक्ट हबल टेलीस्कोप, जो कि नासा का अब तक का सबसे सफल टेलीस्कोप रहा है, वह भी प्लूटो को सही से नहीं देख पाता। तो ऐसे में वैज्ञानिक को प्लूटो को अध्ययन करने में दिक्कत होने लगी और उन्हें यह लगने लगा कि अगर उन्हें प्लूटो को अच्छे से अध्ययन करना है तो उन्हें प्लूटो पर एक विशेष अंतरिक्ष यान भेजना पड़ेगा। तो यही सब सोचकर वह एक स्पेशल स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन करते हैं जिसका नाम था न्यू होराइजन्स। दोस्तों, न्यू होराइजन्स को जनवरी 2006 में लॉन्च किया गया था, जो कि प्लूटो पर जुलाई 2015 में पहुंचा। यानी उसको प्लूटो तक पहुंचने में पूरे 9 साल लगे थे। और अपने इस 9 साल के लंबे सफर में उसने क्या देखा और उसके साथ क्या हुआ, यही है हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है। दोस्तों, न्यू होराइजन्स को 19 जनवरी 2006 को लॉन्च किया गया और यह उस समय का सबसे फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट था। इसकी स्पीड एक जेटलाइनर से भी 50 गुना ज्यादा थी और यह इतना फास्ट था कि इसने चांद के ऑर्बिट को भी सिर्फ 9 घंटों में ही क्रॉस कर लिया था। डॉक्टर एलन स्टर्न, जो कि इस मिशन को लीड कर रहे थे, उनका यह कहना था कि न्यू होराइजन्स वाकई में बहुत फास्ट था, क्योंकि जब वह छोटे थे तो चांद पर अपोलो मिशन को जाने के लिए भी पूरे 3 दिन लगते थे, लेकिन वहीं न्यू होराइजन्स को सिर्फ 9 घंटे लगे, जो कि एक अमेजिंग स्पीड थी। खैर, न्यू होराइजन्स सिर्फ 9 घंटों में ही मून के ऑर्बिट को क्रॉस कर लेता है और उसके ठीक 4 महीने बाद वह मार्स के ऑर्बिट को भी क्रॉस करके जुपिटर की तरफ निकल पड़ता है। दोस्तों, जब न्यू होराइजन्स मंगल का ऑर्बिट क्रॉस करके जुपिटर के पास पहुंचा तो उसने जुपिटर की ग्रेविटी का उपयोग करके एक स्लिंग शॉट क्रिएट किया, जिससे उसकी स्पीड 20% बढ़ गई और उसका सफर 3 साल और कम हो गया। यानी जहां उसे प्लूटो पर 12 साल में पहुंचना था, वहीं उसने जुपिटर की ग्रेविटी का यूज किया और 12 साल की बजाय सिर्फ 9 साल में ही प्लूटो पर पहुंच गया। टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों, जब न्यू होराइजन जुपिटर के ऑर्बिट में पहुंचा तो उसने जुपिटर और उसके 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं की तस्वीरें भी जोड़ी। यानी आयो, यूरोपा और कैलिस्टो, ये चारों चांद जुपिटर के सबसे बड़े चांद हैं, तो इसीलिए ये बहुत ही खास है। दोस्तों, न्यू होराइजन ने जुपिटर के साथ साथ इन सभी मून्स की तस्वीरें ली और उसके बाद वह जुपिटर के ऑर्बिट से भी निकल गया। और जैसे ही न्यू होराइजन जुपिटर के ऑर्बिट से बाहर निकला तो इसको हाइबरनेशन मोड पर स्विच कर दिया गया। अभी हाइबरनेशन क्या है? वेल, अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हैं तो आपको हाइबरनेशन के बारे में पता होगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं पता तो मैं समझा देता हूं। दोस्तों, हाइबरनेशन वास्तव में जानवरों में होता है। जब ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है तो कुछ एनिमल्स अपने आप को ठंड से बचाने के लिए गहरी नींद में चले जाते हैं, जिसे कहा जाता है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन की वजह से बॉडी का तापमान काफी गिर जाता है और बॉडी के सारे केमिकल प्रोसेस धीमे हो जाते हैं, जैसे दिल की धड़कन और ब्लड फ्लो आदि। हाइबरनेशन के चलते न ही एनिमल्स को ज्यादा भूख लगती है और न ही उन्हें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से वह सर्दियों में ज्यादा से ज्यादा सर्वाइव कर पाते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला कि न्यू होराइजन्स को हाइबरनेशन मोड पर स्विच कर दिया गया था, तो इसका मतलब यही था कि न्यू होराइजन्स की सारी पावर ऑफ करके उसको स्लीप पर लगा दिया गया था, ताकि वह ज्यादा से ज्यादा एनर्जी और फ्यूल सेव कर सके और प्लूटो तक पहुंचने में उसे कोई भी दिक्कत ना आए। जब न्यू होराइजन्स को हाइबरनेशन मोड पर लगाया गया तो यह हफ्ते में सिर्फ एक बार ही अर्थ पर सिग्नल भेजता था, वह भी इसलिए कि यह पता लगाया जा सके कि यह काम भी कर रहा है या नहीं। दोस्तों, न्यू होराइजन्स ने जुपिटर के ऑर्बिट को 2007 में क्रॉस किया था और जुपिटर के ऑर्बिट से निकलने के बाद इसने 2008 में सैटर्न, 2011 में यूरेनस और 2014 में नेपच्यून के ऑर्बिट को भी क्रॉस कर लिया। मजे की बात यह है कि जब ये इन तीनों के ऑर्बिट से गुजरा तो इसने इन तीनों की एक भी तस्वीर नहीं ली, और वह इसलिए कि जब न्यू होराइजन्स इनके ऑर्बिट से गुजरा तो यह अपने ऑर्बिट में बहुत ही दूर थे। जब न्यू होराइजन सैटर्न के पास से गुजरा तो सैटर्न 1.42 बिलियन किलोमीटर दूर था। ऐसे ही यूरेनस 2.97 बिलियन किलोमीटर, और रही बात नेपच्यून की तो नेपच्यून 4.43 बिलियन किलोमीटर दूर था। तो यही वजह थी कि न्यू होराइजन इनमें से किसी भी प्लैनेट की तस्वीर को कैप्चर नहीं कर पाया और जुपिटर से वह सीधा प्लूटो पर ही गया। दोस्तों, न्यू होराइजन पूरे 9 साल तक सफर में रहा और अपने 9 साल के इस लंबे सफर के बाद आखिरकार वह काइपर बेल्ट में पहुंच गया। दोस्तों, प्लूटो काइपर बेल्ट के अंदर है और काइपर बेल्ट में न्यू होराइजन 2015 में पहुंचा, 14 जुलाई 2015। यह वह दिन था जब न्यू होराइजन प्लूटो के सबसे करीब था। उसने प्लूटो के पास जाकर उसकी बहुत सारी इमेजेस ली और ह्यूमन हिस्ट्री में यह पहली बार था कि प्लूटो की इतनी क्लियर इमेजेस को देखा जा रहा था। और तो और जब न्यू होराइजन ने प्लूटो के पास से फ्लाई बाय किया तो उसने प्लूटो की एक वीडियो भी रिकॉर्ड की, जो कि कुछ ऐसी दिखती थी। इस वीडियो को नासा के ऑफिशियल चैनल से डाउनलोड किया गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि प्लूटो की हर एक चीज कितनी क्लियर दिख रही है। इसमें प्लूटो का रंग दिख रहा है, उस पर जमी हुई बर्फ दिख रही है और यहाँ तक कि प्लूटो की पहाड़ों को भी इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है। नासा के लिए यह एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। दोस्तों, न्यू होराइजन ने प्लूटो की इमेजेस तो ले ली थी, लेकिन इसे सिर्फ प्लूटो की इमेजेस लेने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। इसको इसलिए डिजाइन किया गया